हेलो स्टूडेंट। तो मुझे जानते ही हो आप सब, ठीक। मैं पुष्पराज साहू। क्लास 9 का पहला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 था, परमाणु संरचना। इसका पहला भाग का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ये उसका दूसरा भाग है, ठीक है। दूसरा भाग परमाणु संरचना का देखते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक। सबसे पहले परमाणु पढ़े थे। परमाणु क्या होता है कि एक अविभाज्य कण होता है जिसको और छोटे कण में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ साइंटिस्टों का, कोई वैज्ञानिकों का मत था, लेकिन बाद में जे थॉमसन साहब जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का और जो परमाणु से और छोटा कण क्या बना दिया, मतलब बनाया नहीं, खोज किया, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ठीक है। गोल्डस्टीन साहब आए, गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन की खोज किया, धनावेश का। उससे जो छोटा कण था, परमाणु से छोटा कण था। तो कहने का मतलब ये है कि अविभाज्य कण जो था, ऐसा बोलता हूँ, अविभाज्य कण ऐसा बोल रहे थे परमाणु को, वो अविभाज्य कण नहीं है और उससे छोटा छोटा कण मिल गया था, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोले परमाणु बहुत हो गया था। परमाणु तो परमाणु कैसा दिखता है, क्या है उसका आकार, क्या है, ये सब के बारे में चर्चा कर रहे थे सब साइंटिस्ट लोग कि कैसा है। तो अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो दो लोगों का मॉडल प्रस्तुत हम देखे थे, मॉडल देखे थे। किसका पहला मॉडल देखे थे हम लोग? पहले जे थॉमसन साहब का देखे थे परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु कैसा होता होगा, बोले कि तरबूज के समान होता होगा, बोले, ठीक है। कैसे तरबूज के समान? कि जैसे तरबूज ऐसा होता है तो बीच बीच में क्या होता है, वहाँ पे उनके बीज जो धंसे होते हैं, ठीक है। तो उनको उन्होंने क्या कहा था? नीडाविस कहा था, ठीक है। और जो जितना लाल वाला भाग होता है, यहाँ पे जितना भाग होता है लाल वाला, उसको उन्होंने क्या बताया था? वो धन आवेशित भाग होता है, ठीक है। पर ये जो बहुत दिन तक नहीं रहा, ठीक है। इसका मॉडल एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आया, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सही नहीं था। उसके बाद फिर किसने आया? फिर रदरफोर्ड साहब आए। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि एक स्वर्ण पन्नी लिया, ठीक है। स्वर्ण पन्नी यानी कि सोने का एक सीट लिया, उसको पीट के इतना पतला कर दिया, बहुत पतला कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या किया? ऐसा रखा था, समझो प्लेट रखा होगा, उसमें हम लोग हीलियम कर जो बोलते हैं उसको, हम हीलियम धातु जो है, धातु नहीं है, गैस है। तो हीलियम का जो नाभिक होता है ना 2He4, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा कण का बौछार किया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने छोटा छोटा परमाणु बना दिया था ऐसा कुछ। तो क्या देखा कि लगभग सारे का सारे, बहुत सारे कण जो है ना आर पार चले जा रहे थे, ठीक है। परमाणु के आर पार चले जा रहे थे। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, बोले। और कुछ जो कण जो था क्या जा रहे थे ना, वहाँ से थोड़ा सा मुड़ जा रहा था, टर्न हो जा रहा था, दूर हो जा रहा था। तो उनको क्या समझ में आया कि अल्फा कण धनावेशित होता है, और धनावेशित को धनावेशित ही क्या कर सकता है? प्रतिकर्षित कर सकता है। तो समझे कि इसके अंदर में कुछ न कुछ का धनावेशित भाग है जो क्या कर रहा है? अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। और 20,000 में से एक कण ऐसा होता था जो जैसे जिस दिशा में जाता था ना, जस्ट टकरा के जस्ट उसी दिशा में वापस आ जाता था। यानी उनको समझ में आ गया कि बीच में ऐसा कुछ दृढ़ पिंड होगा या ऐसा जगह होगा जहाँ पे धनावेश एकदम केंद्रित होंगे, ठीक है। वहाँ से धनावेशित जो भाग, जो अल्फा कण है, वापस लौट के आ जा रहा है। तो उस जो दृढ़ केंद्रित वाला भाग था, केंद्र वाला भाग था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया था, ठीक है। जैसे परमाणु है तो परमाणु के ऐसे बीच में एक ऐसा भाग होगा जहाँ पे समस्त धनावेश क्या होंगे? केंद्रित होंगे, यानी जितना भी धनावेश होगा सब यहाँ पे होगा। इसको उन्होंने क्या कहा था? तो नाभिक कहा था, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था, ध्यान देना रदरफोर्ड साहब ने, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, ई से दर्शाते हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन को धन आवेशित होता है, प्रोटॉन को सीधे दर्शाते हैं। और एक न्यूट्रॉन की खोज थोड़ी देर में होगी, या बोल देता हूँ कि न्यूट्रॉन भी था। न्यूट्रॉन जो है अनावेशित था, न उसमें ऋण आवेश था न उसमें धन आवेश था, वो आवेशहीन था। लेकिन न्यूट्रॉन एक कण था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऐसे कक्षक बना दिए परमाणु में ऐसे कुछ। तो ये नाभिक हो गया, और बाहर चारों, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। घूमने के लिए क्या होता है? कक्षक होते हैं, बोले, ठीक है। कौन बोले? रदरफोर्ड साहब बताए। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इनके जो कक्षक है, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य एक जगह स्थित है और चंद्रमा हो गया, बाकी ग्रह हो गया, ठीक है, या फिर पृथ्वी हो गया, सब क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य जो हो गया आपका केंद्र हो गया, समझो, नाभिक हो गया। और बाकी जो ग्रह लोग हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? कक्षक में चक्कर लगाते हैं, बीच में नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और कक्षक में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसा रदरफोर्ड साहब ने किया। अब उसके बाद देखो, अब क्या आया? बोरबरी योजना और इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो बोहर, देखो, बोरबरी मीन्स क्या होता है? एक बोर होता है, ठीक है, नील बोर, एक साइंटिस्ट का नाम था नील बोर, ठीक है। और एक बरी उसके दोस्त थे, बरी नाम था, ठीक है, सरनेम बोल सकते हो, या हमारे जैसे, ठीक है, शुभांशु राहुल, ऐसा थोड़ी रहेगा नाम, वो बाहर के हमारे देश का नहीं है, इसलिए उनका नाम नील्स बोर, ठीक है, और बरी ऐसा था। तो बोर बरी के दोनों मिलकर दिए थे इस प्रयोग को,
ठीक है, इस नियम को, इसलिए उनका सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, बोरबरी सिद्धांत। तो उन्होंने क्या बताया, देखो बोरबरी सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन का जो है ना कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितना कितना मात्रा में रहता है, इस बात को उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे कक्षक तो बता दिए, ठीक है, कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं, तो पहले कक्षक को के नाम दिया गया, के के बाद एल आता है, दूसरा कक्षक को एल दे दिया, के एल, उसका तीसरा को एन दे दिया, के एल एम हो गया, उसका एम एन ओ पी ऐसा जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, 4 कक्षा में ही पर्याप्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो उन्होंने कैसे क्या बताया, एक फार्मूला दिया 2n², ठीक है, 2n², इस फार्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, वितरण होगा। जहाँ पे जो स्मॉल एन दिख रहा है ना, जहाँ, समझिएगा, ध्यान से समझना, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो 2 बार देखिए और बुक पढ़िए, बुक जो मैं बता रहा हूँ, बुक का जो सार बात है उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो तो डिटेल बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप बुक पढ़िएगा और इसको समझिएगा तो पूरा समझ में आएगा। और यदि इसी बस को देखूंगा बोलोगे वीडियो को, तो शायद समझ में नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा क्या देख लेना, बुक भी देख लेना, इसको भी समझ लेना, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब क्या था यहाँ पे 2n², जहाँ n क्या था, n क्या है, कक्षकों की संख्या है बोल दिया जाए, ठीक है। एक कक्षक हो गया, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, तो कक्षकों की संख्या हो गया, कक्षक की संख्या या कक्षकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे n बराबर, ध्यान देना, जैसे कि मैं n बराबर 1 रख दूं, समझिएगा ध्यान से, n बराबर 1, तो n बराबर 1 है तो यहाँ पे मान रखो, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुणित 1 बराबर कितना, 2। तो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब मैं n बराबर 2 रख दिया, n बराबर 2, तो n बराबर 2 में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। तो दूसरा कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा में देखो, तीसरा में जैसे मैं n बराबर 3 रख के देखूंगा इस फार्मूला में, n बराबर 3, ठीक है, n बराबर 3 रखा तो 2 गुणित यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की घात 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। तो तीसरा कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार से फार्मूला था। तो किसने बताया ये सब, बोरबरी, ठीक है, नील्स बोर और बरी, 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो दोस्त थे, उन्होंने इस नियम को दिया था, ठीक है। तो देखो कुछ कुछ तत्व है उनका, हम लोग ऐसा वितरण करके देखते हैं, भर के देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम दिख रहा है, तो ध्यान देना, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक जैसे जानते हो, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, ठीक है, फिर बोरान, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, ऐसे आगे एक पीरियोडिक टेबल बना है आवर्त सारणी आपकी बुक में, ठीक है। उसमें ऐसा पता चलता है कि ये क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो समझिएगा, ये हो गया नाभिक। तो पहले में कितना होता है, तो बताया मैं 2n²। तो जब पहला कक्षक के होता है तो के के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक, मतलब के लिए कितना हो सकता है, 2। आने यहाँ पे कितना, पहले 2 भर दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अब एक कक्षक और बनेगा, क्योंकि पहला में 2 ही ठो रहेगा, 3 ठो भर नहीं सकते। अब कितना बचा था, 2 तो भर दिए, 3 है इनके पास, तो 1 और बचा, तो 1 को यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो इसको ई से लिखते हैं, फिर ऐसा दिखा दो तभी चलता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है करके, ठीक है। तो ये लिथियम के लिए हो गया। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 4 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। तो इसको कैसे बांटेंगे, ध्यान देना, पहला में बता दिया हमें, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो नाभिक है, तो पहले में 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, तो ये 2 हो गया, ये हो गया, और 2 ठो यहाँ कहीं पे लगा दो, ठीक है। तो ये बाहरी कक्षक है। तो बाह्यतम कक्ष में जो बाह्यतम कक्षक को ही क्या बोलते हैं, संयोजी कक्ष बोलते हैं, ठीक है। जैसे बाह्यतम कक्ष होता है ना, ये पहला हो गया, ये बाहर में सबसे बाहर में ही है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजी कक्षक भी बोलते हैं, संयोजी कक्ष, ठीक है, संयोजी कक्षक ऐसा बोल दिया जाता है इसी को, ठीक है। बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष, ठीक। जैसे बोरान हो गया, यहाँ पे बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। देखो बोरान में कैसे भराएगा इलेक्ट्रॉन, बोरान के लिए, तो बोरान में जैसे पहला में देखो, पहला में कितना हो जाएगा, बताया मैं 2 होगा, तो 1 और 2 भर दिया। अब कितना बचा, 3 बचा, तो 3 को कहाँ डालेंगे, यहाँ डाल देते हैं, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ डाल देते हैं। तो इनकी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इनके संयोजी कोष में, 3 की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब किसी का भी ले सकते हो, नाइट्रोजन का ले सकते हो, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अब देखो इसमें कैसे भरोगे, पहले कक्षक में बता दिया हमें कितना होगा, 2, तो भर दो कहीं कहीं, 2 नाभिक है। अब बचा कितने उसके पास, 5 बचा, तो 5 कहीं भी लगा दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सोडियम की बात करता हूँ मैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपके पास कितना होता है, 11 है, उनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कैसे कैसे भराएगा इसका कक्षक, तो पहले तो नाभिक हो गया, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
बचा कितने पास के पास 9 ठो बचा है, ठीक है। अब दूसरे में बताया हूँ, दूसरे में अधिकतम कितना भर सकता है, 8 भरेगा, ठीक है। दूसरे में तो कहीं कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, 8 2 10, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है तो उसको अगला बनाएंगे, अगला कक्षक बना देंगे, उसमें भर देंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कक्षक में भरा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रहेंगे, इसको इस प्रकार से भरा जाता है। तो ये कौन बताया, बोरबरी का योजना और इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, बोरबरी साहब ने इस चीज़ को बताया, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसको परमाणु संख्या कहते हैं और किसको परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ध्यान देना, जितने भी तत्व देखे होंगे अच्छे से आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लोरीन देखे होंगे, कैल्शियम देखे होंगे, ऑक्सीजन देखे होंगे, नाइट्रोजन देखे होंगे। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 1 लिखा रहता है, तो ये हो गया, जो नीचे लिखा रहता है ना वो कहलाता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या सेम होता है, ठीक है। और जैसे ऊपर में कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे, वो होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये क्या कहलाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे कोई एक तत्व लिख दिया x, ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है। और जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया a, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ z, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया z और यहाँ पे लिख दिया a, चाहे यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, चाहे परमाणु संख्या कहेंगे इसी को, या इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो ऊपर दिख रहे हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ठीक है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे लिथियम में क्या होता है, यहाँ पे 3 है, मान लो आसपास 6 रहता है, इसका परमाणु क्रमांक 11, यहाँ पे इतना होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात, इसका बात करता हूँ, इसका नाइट्रोजन का 7, परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भाग कितना है, 14 है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भाग 16 होता है। तो लगभग देखो, एकदम करेक्ट 2 गुना नहीं होता परमाणु भार, लेकिन लगभग 2 गुना होता है परमाणु भार। जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो 7 दूनी 14, तो देखो परमाणु भार कितना है, 14 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, उसका परमाणु भार कितना है, 16, 8 दूनी 16 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 17 दूनी 34 होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं, लगभग यहाँ पे क्या होता है, 35 होता है या 35.5 लिखा आता है, ठीक है। इसमें कारण है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना होता है। सोडियम देखो 11 दूनी कितना होता है, 22, तो 22 होना चाहिए लेकिन 23 है, तो मतलब बताया लगभग 22, एकदम करेक्ट 2 गुना नहीं होता, लेकिन बहुत सारे तत्वों का परमाणु भार ना जस्ट 2 गुना होता है, और कुछ का एक कम या एक ज़्यादा ऐसा हो जाता है, कई तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज आपके सिलेबस में जो है ना, जो पढ़ना है, उनका जो परमाणु भार है लगभग 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। परमाणु संख्या किसको कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसको, समझ में आ गया। कोई तत्व लिखा रहेगा ना, उसका नीचे में जो लिखा रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई तत्व है, ऐसा कोई तत्व, यहाँ पे तत्व कोई भी आ सकता है, ये वाला भाग इधर जो भाग लिखा रहेगा इधर, जैसे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, मान लो यहाँ पे जब मैं इसे लिखा हूँ, तो ये वाला भाग होगा परमाणु संख्या बताएगा ना, परमाणु संख्या, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार जो बोलते हैं, इसको बताता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक, ठीक है। तो परमाणु भार तो समझा चुका हूँ मैं आपको। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक यानी कि ऐसा तत्व जिनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, द्रव्यमान जो परमाणु संख्या होता है ना वो सेम होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। ये कैसा होता होगा सर, तो ध्यान देंगे। जैसे कि ना हाइड्रोजन का ना 3 समस्थानिक होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो इसमें क्या समझे हम लोग, देखो तीनों का परमाणु क्रमांक सेम है, 1 1 1, लेकिन इनका भार अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो देखो स्थान क्या है इनका सेम है और भार क्या है अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक का परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे कार्बन का भी होता है, एक तो कार्बन 12 लिखा जाता है और कार्बन क्या लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है। देखो इनका परमाणु क्रमांक तो लगभग जहाँ तहाँ सेम है, ठीक है। कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, समझिएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो एक तो भार 14 हो रहा है, एक तो कितना हो जा रहा है, 14, एक तो 12 हो जाएगा, 14, अलग अलग है, तो इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। क्लोरीन का भी ऐसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया समस्थानिक। और समभारिक क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है, कि इसमें ना परमाणु भार सेम रहेगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, ठीक है। परमाणु भार क्या हो जाएगा, इनका सेम हो जाएगा और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, इस परमाणु संरचना में दिया गया भाग जो है पढ़ा चुके हैं, इतना ही कुछ दिया है। और एक बार और बुक पढ़िएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बता देता हूँ, ठीक है। आपका पेज नंबर 41 में कुछ अच्छी चीज़ बातें लिखी हुई है,
ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है, ये समस्थानिक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो समस्थानिक का, तो ध्यान देना बहुत सारे उपयोग है हमारे जीवन में, कई उपयोग है, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक, घेंघा रोग के निदान में आयोडीन के समस्थानिक, और परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक। ये 3 समस्थानिक होता है। एक किसका समस्थानिक बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक तो कैंसर के इलाज में जो होता है कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज़ करते हैं, और घेंघा रोग के निदान के लिए आयोडीन के समस्थानिक का यूज़ करते हैं, और परमाणु भट्ठी में हम लोग ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। चैप्टर लगभग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बहुत सारा चीज़ है, क्या चीज़ लिखा है उसको आप पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर है, जो समझ में नहीं आएगा उसको मैं आंसर तो भेज दूंगा। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा उसको एक बार देखिए, बुक पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने सीखा वाला पोर्शन भी आप अच्छे से देखिएगा कि क्या होता है परमाणु। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।